राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय नीम का थाना के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, यह एक्ट पारित तो 1919 में हुआ, परंतु इसे लागू 1921 में किया गया। महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया। तो ये भी आप हमारे को याद रखना है। अब हम इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं या महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, इसलिए ये एक्ट लाया गया। दूसरी विशेषता है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया। उच्चायुक्त कार्यालय का गठन ब्रिटेन में किया गया एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित कर दिए गए। तीसरी विशेषता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। तो जो राज्य थे उन पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। लेकिन जो सरकार का ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो ज़्यादातर एकात्मक ही बना रहा, यानी केंद्रीय सरकार में ही ज़्यादा शक्ति बनी रही। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर जो गवर्नर होता था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो ये हमें याद रखना है कि आरक्षित विषयों पर जो गवर्नर था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। ये भी यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। तो ये शासन की जो दोहरी व्यवस्था थी कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषयों पर लेकिन जो गवर्नर था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का सुझाव भी इस एक्ट में दिया गया था। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है 1921 का नरेंद्र मॉडल, जिसको चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस कहा गया। इसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में से एक सुधार था। नेक्स्ट जो विशेषता थी इसकी वो थी कि इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यानी एक तो द्विसदनात्मक यानी 2 सदन बना दिए गए और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी गई। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। यानी केंद्रीय लेवल पर जो द्विसदनीय व्यवस्था पक्का कर दी गई, इसमें एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसके 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना जरूरी था। कुल सदस्य इसमें 8 थे। प्रथम पद वायसराय का होता था जो ब्रिटिश का होता था, ब्रिटिशर्स का होता था। द्वितीय पद कमांडर इन चीफ, वो भी ब्रिटिशर्स होता था। शेष 6 में से 3 का भारतीय होना जरूरी था, ये अनिवार्य था। नेक्स्ट जो विशेषता है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया। यानी इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया और इसको विस्तारित करके सिखों पे, भारतीय ईसाइयों पर, आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियंस पर और यूरोपियंस के लिए भी इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता थी
इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, यानी महिलाओं को तो वोट का अधिकार दे दिया गया, लेकिन संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में ही लोगों को मताधिकार दिया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया गया, उनको भी शक्तियां दी गई। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, जो भारत के लिए एक अच्छी बात थी। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि ये अधिनियम कितना इफेक्टिव रहा और कितना नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम था ये कमियों से परे नहीं था, इसमें अपनी कमियां थी। यह भारतीयों की आकांक्षाओं को एक सिरे से नकार रहा था। उदाहरण के लिए इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं होता था और न ही केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटवारा भी राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार के विरुद्ध था। अधिनियम में विषयों का जो आरक्षित व हस्तांतरित बंटवारा था वह भी अव्यवहारिक था। उस समय मद्रास के मंत्री रहे वी.के. रेड्डी ने व्यंग में कहा था कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था, मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी था कि इसमें प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना तो करती थी कई महत्वपूर्ण विषयों पर। इन सभी दोषों के कारण हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन ने इस अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी कहकर आलोचना की तथा प्रभावी शोषण की मांग की। महात्मा गांधी ने भी इन सुधारों का भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे स्वतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का अंग बताया। फिर भी इस अधिनियम का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। तो इस तरीके से ये आज हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।